हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लर्निंग में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको MS एक्सेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको जाना पड़ता है स्टार्ट बटन पे। देन यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम। जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम पे कर्सर रखते हैं, ऑल प्रोग्राम के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी में हमारा एक फोल्डर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे एप्लीकेशंस स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हैं। तो हम यहाँ से चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। इस पे क्लिक करते ही MS एक्सेल आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। देन इस मैक्सिमाइज बटन से आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका MS एक्सेल में काफी हद तक काम आसान होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं जिसके हेल्प से आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम बताने वाले हैं कि अगर हमें MS एक्सेल में कोई काउंटिंग करना है तो हमारे पास एक ऑटो फिल फीचर होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम अपने वर्क को इजी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपको काउंटिंग नंबर 1 to 100 तक लिखना है तो नॉर्मली हम अगर कॉपी पे लिखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट MS एक्सेल में हमें एक ऑटोफिल फीचर मिलता है जिसके हेल्प से हम उस वर्क को इजी कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स की जरूरत होती है। अभी आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट सेल सेलेक्ट है जिसका नाम A1 है और हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं 1। देन दूसरे सेल में हम राइट करेंगे 2। हम 2 नंबर कम से कम इसलिए लेते हैं ताकि ये हमारा इजिली वर्क समझ पाए और हमारे वर्क को कंप्लीट कर पाए। मीन्स हम किसे फॉलो करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे 1 और 2 राइट करना है। देन जैसे ही आप इसके कर्सर को प्लेस करोगे कॉर्नर पे एक क्रॉस हेयर आता है, यानी कि ये पतला वाला प्लस आता है। जब ये ब्लैक प्लस आएगा तो आपको लेफ्ट क्लिक करना और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। देखिए हम 10 तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सीधा यहाँ पे 10 का पूरा काउंटिंग लिखना है। अगर आप डायरेक्ट नीचे तक जाना चाहते हो तो आप यहाँ कर्सर रख के इसको चाहे जहां तक ड्रैग कर दोगे, ये आपका काउंटिंग वहां तक पहुंचा देगा। आप देखिए ये 1000 को क्रॉस कर चुका है, ये 2000 तक आगे है ना। बट हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना था, 10 का करके जैसे हम लोग अपने कॉपी में काउंटिंग लिखते हैं कुछ उस तरीके से करना है। तो हम यहाँ 1 से लेके 10 तक ड्रैग करेंगे। दोबारा हमें फिर से यहाँ 11 और 12 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ये देखा जाए तो ये वर्टिकल में हमारा 1 to 2 सेल्स हो रहे हैं, बट हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए हम वापस से 11 12 लिखते हैं और इसको भी यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब इन सारे कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कॉलम A कॉलम B को पूरा सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ कर्सर रख के हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देख रहे होगे हमारा सारा का सारा जो सेल था, मीन्स सेलेक्टेड कॉलम थे, उसमें काउंटिंग नंबर आ गए, यानी 1 to 10, 11 to 20 टोटल करते हुए कितना आया है 110 तक। आप और आगे तक जब इसको ड्रैग करोगे तो ये और ज्यादा काउंटिंग नंबर लिखेगा। तो जहां तक आप काउंटिंग करना चाहते हो इसे सिंपली इस तरीके से ड्रैग करके कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे 2 सेल को सेलेक्ट करने के बाद समझ पाता है कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते थे। काउंटिंग नंबर था इसलिए हमने 1 और 2 लिखा। अगर हम टेबल की बात करें तो यहाँ 2 और 4 लिखना पड़ेगा, है ना। 2 का टेबल लिखना है तो 2 और 4 हमें लिखना पड़ेगा। अब 2 times 20 हम यहाँ तक ड्रैग करेंगे। 3 का लिखना है तो 3 और 6 कर देंगे, ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6 और फिर हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए 30 तक हो गया। वापस से अब इस सारे कॉलम को यानी सारे नंबर्स को सेलेक्ट करिए और आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो आपको जहां तक टेबल चाहिए इजिली मिल जाएगा। ये देखिए हम इसको यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं। ये 168 का भी टेबल मिल गया। आपको 200 तक ले जाना है तो आप और दूर तक ले जाइए, आपको 200 तक मिल जाएगा। ये देखिए 200 का भी टेबल मिल गया। बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स का यूज करके यहाँ पे सारे काउंटिंग नंबर्स को लिखना होता है और जैसे ही हम ड्रैग करते हैं ये उसी को कंटिन्यू कर देता है। इसीलिए इसका नाम होता है, इस फीचर का नाम होता है ऑटोफिल। जब हम ऑटोफिल करते हैं तो ये हमारे वर्क को देखते हुए उसे रिपीट करना शुरू कर देता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे जनवरी फरवरी संडे मंडे लिखना है तो वो भी पॉसिबल है। देखिए जनवरी अगर हमें लिखना है तो हम स्मॉल में लिखेंगे, JAN लिखें, ठीक है। और अब हम इस पे कर्सर रख के जब इसको ड्रैग करते हैं ना तो ये पूरा जनवरी फरवरी पूरा कहाँ तक जाएगा, ये देखिए दिसंबर तक आ गया। अच्छा, सेम चीज अगर आप फुल यहाँ पे पूरा लिखना चाहते हैं, JANUARY लिखना चाहते हैं, जनवरी फुल लिखे हैं आप, तो ये इसको ड्रैग करने पे क्या करता है, ये पूरा स्पेलिंग देता है। अब कैपिटल लेटर में हम लिख के दिखाते हैं
तो ये हमारे वर्क को देखते हुए फिर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मीन्स जैसा आप स्टार्ट करेंगे सेम वैसे ही ये आपको ऑटो फिल करने पे रिजल्ट भी देता है। संडे मंडे करना है, पूरा संडे मंडे लिखना है तो पूरा संडे लिख दीजिए और फिर अपने कर्सर को यहाँ प्लेस करिए, देन इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। देखिए आ गया। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो सन लिखें और हम नीचे कर्सर रखते हैं और वापस इसे ड्रैग करते हैं। देखिए ये हमारा संडे मंडे। तो इस तरीके से ऑटोफिल का यूज करके हम अपने वर्क को इजी कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोफिल की हेल्प से तो हम वर्क इजी कर लिए। अब मान लीजिए हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है। लाइक क्या है, हम इसको कलरफुल करना चाहते हैं ना, अभी बहुत ही ब्लैंक दिख रहा है। तो एमएस एक्सेल में सबसे पहले हम आपको बता दें कि एमएस एक्सेल का जो पेज है ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है ना। एमएस एक्सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अब इसमें रो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स दिए हुए हैं ये हमारे रोज को रिप्रेजेंट करें, यानी हॉरिजॉन्टल में ये जो पूरी लाइन दिखाई पड़ रही है ये रो कहलाती है। और यहाँ पे ये कॉलम दिया हुआ है जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अल्फाबेट ABCD। ठीक है, इस अल्फाबेट के हेल्प से हम अपने कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे वर्कशीट बोला जाता है। ठीक है, तो जो अभी हमारे स्क्रीन पे पेज दिखाई पड़ रहा है ये वर्कशीट है। और बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो एमएस एक्सेल में 3 वर्कशीट होती है जिसका नाम है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, फिर आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हैं जिसमें हमने काउंटिंग किया है। अब इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, यानी जहां पे हमारा रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को कट करता है, तो वो हमारा सेल बन जाता है। अभी जो बॉक्स हमारा सेलेक्ट है, अगर आप नोटिस करेंगे तो वर्टिकल में देखा जाए तो ये आई आ रहा है, यानी आई कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो रो हमारा कौन सा है 4। बट इस सेल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से हमारा कॉलम कट कर रहा है, इधर से रो कट कर रहा है, तो ये एक सिंगल बॉक्स बनता है और इस बॉक्स का नाम है I4। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉक्स दिखाई पड़ा इसे हम नेम बॉक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे नेम को दिखाता है। जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसको कलरफुल करने के लिए। कलरफुल करने का बहुत ही इजी मेथड है। ये सारा वर्क यहाँ पे सारे फीचर्स यूज करेंगे आपके सेलेक्टेड सेल्स पे। जो भी सेल आपका सेलेक्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ उसी पे वर्क करेगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं 100 तक काउंटिंग नंबर, और अब हमें बैकग्राउंड सेल चाहिए, येलो कलर या कोई भी कलर आप यूज करना चाहते हो। चलो हमें ब्लैक ही चाहिए तो हम यहाँ से ब्लैक कलर ले लेंगे। और ये बगल में जो ऑप्शन दिखाई पड़ा है इसे हम फॉन्ट कलर बोलते हैं। अब इस फॉन्ट कलर का यूज करके हम अपने फॉन्ट को कलरफुल बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग कलर कर सकते हैं ना। हमने बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर दिया और यहाँ से फॉन्ट कलर भी अप्लाई कर दिए। अब अगर फॉन्ट में चेंजेस करना है तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए आपको आना होता है यहाँ पे देखिए फॉन्ट स्टाइल पे, और यहाँ से आप अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं। मींस जो भी नंबर आपको चाहिए आप यूज कर लीजिए। नंबर के साइज में आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ फॉन्ट में आइए और यहाँ से नंबर के साइज को भी चेंज कर दीजिए। तो आप देखेंगे बाकी इधर के कंपेयर में जो भी हमारा यहाँ सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो अभी कैसा दिखाई पड़ रहा है। इसकी साइज भी इंक्रीज है, यानी साइज भी उससे बड़ी है और कलर भी बड़ा है, मतलब चेंज है। ठीक है, अब इसके फॉन्ट के साइज को और भी ग्रो कराना है तो आप इसके हेल्प से फॉन्ट साइज ग्रो करा सकते हो। और ये श्रिंक होता है, इसके हेल्प से हम फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब नीचे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ बोल्ड दिया है, इटैलिक दिया है और अंडरलाइन दिया है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है? बोल्ड से हम किसी भी टेक्स्ट को और भी डार्क कर सकते हैं। ये तो हमारा ऑलरेडी एरियल ब्लैक है यानी बोल्ड है, इसे हम नॉर्मल लेते हैं। ये देखिए कैलिबरी लिए, अब हम इसे डार्क करना चाहते हैं तो बोल्ड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं ना, जिसका शॉर्टकट हमने आपको बताया था Ctrl+B। Ctrl+B करके आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। ये I फॉर होता है इटैलिक, ये हमारे टेक्स्ट को हल्का सा बेंड करने का काम करता है। U फॉर होता है अंडरलाइन, यहाँ से हम अंडरलाइन को लगा सकते हैं। अच्छा, अंडरलाइन में चेंजेस करना है तो आप ड्रॉप डाउन एरो पे जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिंगल लाइन लगाना है या डबल लाइन लगाना है ना। तो ये हमारा अंडरलाइन आ गया। अब ये ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है इस ऑप्शन को हम बोलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर हमें लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है? अगर आप नोटिस करिए तो आपके पेज में ऑलरेडी बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है, तो फिर बॉर्डर लगाने की क्या जरूरत है ना। आइए हम आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये जो बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पेज पे सिर्फ शो ऑफ के लिए है। बट जब हम यहाँ पे आते हैं और प्रिंट में जाके देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में तो हमें कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ेगा। मीन्स जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं मिलता है। सो इस केस में हमें बॉर्डर लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बॉर्डर हमें लगाना है तो चलिए हम वापस से टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सिर्फ इतने एरिया पे हमें बॉर्डर लगाना है। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया
और यहाँ आके हम करते हैं ऑल बॉर्डर। जब हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो हमारे इस पूरे के पूरे टेक्स्ट पे बॉर्डर लग जाएगा। बट आप बोलेंगे लग तो गया है लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी ब्लैक है, बॉर्डर भी ब्लैक है, तो कहां से दिखाई पड़ेगा। अब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे आके लाइन के कलर को यहां से चेंज कर सकते हो। लाइन का कलर आपको क्या लेना है, आप इस लाइन के कलर को चेंज करिए और वापस से इस पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे हमारा बॉर्डर दिखाई पड़ेगा। और जब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाकर चेक करना चाहेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में भी सिर्फ और सिर्फ उतने ही एरिया में बॉर्डर, कलर, डिजाइन सारी चीजें दिखाई पड़ेगी जितने एरिया को आपने सेलेक्ट करके वर्क को किया था। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये तो हमारा था फॉन्ट ग्रुप जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया और हमारा ये कंप्लीट फॉन्ट ग्रुप फिनिश हो गया। वापस से हम आपको थोड़ा सा बैक साइड ले जाना चाहेंगे और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो दिया हुआ है क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसमें बाय डिफॉल्ट 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसको हम बोलते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो हम कट से शुरू करना चाहेंगे। देखिए कट का यूज हम कब करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर सेल को, रो को, कॉलम को या पूरे टेबल को हमें एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना होता है, मीन्स एक जगह से हटाकर फिर दूसरे जगह रखना होता है। सो इस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं कट और पेस्ट ऑप्शन का। तो आप देख सकते हैं हमने अपने माउस के हेल्प से इन सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे कट पे। जैसे ही हम कट पे क्लिक करते हैं पेस्ट हमारा हाईलाइट हो जाता है। अब हम कर्सर को प्लेस करेंगे उस सेल में जहां कहीं भी हमें अपने उन सारे टेक्स्ट, उन सारे नंबर्स को पेस्ट करना था। हमने कर्सर प्लेस किया और ये 41 पे कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे जो ऊपर हमारा नंबर लिखा हुआ था वो वहां से गायब हो चुका है, वहां से हट चुका है और नीचे एक नए जगह पे आ गया। तो ये किसके हेल्प से हो पाया, कट और पेस्ट। हमने आपको बताया था जब किसी टेक्स्ट को मूव कराना होता है, मीन्स एक पोजीशन से उठाकर दूसरे पोजीशन पे, एक सेल से उठाकर दूसरे सेल में रखना होता है, तो हम यहाँ पे कट और पेस्ट का यूज करते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया, कट किया और पेस्ट कर दिया। तो आप नोटिस करेंगे जो भी हमारा टेक्स्ट था, जो भी हमारे नंबर्स थे वो दूसरे सेल में मूव कर गए। अब इसी का शॉर्टकट भी आता है। शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स। आप कंट्रोल एक्स करके इसको कट कर सकते हैं। देन आप वापस से एक कर्सर को प्लेस करिए उस पोजीशन पे और फिर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। वापस से नोटिस करिए नीचे से हमारा ये नंबर गायब हो चुका है और अब वापस ये अपने उस पोजीशन पे आ गया है जहां हमने कर्सर प्लेस किया और पेस्ट कर दिया। तो मूव कराने के लिए कट और पेस्ट का यूज करते हैं, जहां पे हम शॉर्टकट यूज करते हैं। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। और अगर आपको इसी सेम सेलेक्टेड एरिया को डुप्लीकेट बनाना है, मीन्स एक से ज्यादा कॉपी करनी है, तो आप इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से कॉपी ऑप्शन को यूज करिएगा। जब आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो आप यहाँ देखेंगे एक ब्लिंकिंग लाइन दिखाई पड़ेगी ना। ये हमें बताता है कि हमारा जो भी सिलेक्टेड एरिया है इस पे हमने या तो कट या तो कॉपी ऑप्शन को अप्लाई किया है। अब हम यहाँ से कॉपी तो कर लिए, फिर से कर्सर को प्लेस करेंगे नए जगह पे और अब इस बार पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं क्या वहां से हमारा टेक्स्ट मूव हो चुका है। नहीं, यहाँ पे अभी भी हमारा वही नंबर दिखाई पड़ रहा है और सेम नंबर हमारा नीचे भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये कैसे हो पाया, इस कॉपी और पेस्ट ऑप्शन के हेल्प से। क्यों? क्योंकि कॉपी नेम से ही पता चलता है कि ये हमारे डुप्लीकेट कॉपी को बनाने का काम करता है। अब इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज होता है, जैसे कट के लिए कंट्रोल एक्स था वैसे ही कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी था। तो देखिए कंट्रोल प्लस सी हमने किया तो ये ब्लिंकिंग लाइन आ गई। अब हम यहीं बगल में अपना कर्सर प्लेस करते हैं और कंट्रोल प्लस वी करते हैं पेस्ट के लिए, तो सेम नंबर्स हमारे साइड में भी आ गए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या वर्क करता है, कॉपी यानी कट, कॉपी, पेस्ट, तीनों चीजें हमेशा जहां भी मिलेगी आपको साथ में मिलेगी और आप कुछ इस तरीके से शॉर्टकट या इसके ऑप्शन की हेल्प से वर्क कर सकते हो। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट पेंटर, जो कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है ना, तो वो भी हम डाउट आपका क्लियर कर देते हैं कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। अगर आप नाम पे नोटिस करिए तो ये फॉर्मेट पेंटर यानी ये हमारा जो भी फॉर्मेटिंग फीचर हमने अप्लाई किया है उसको कॉपी करने का काम करता है। साइड के सारे सेल्स को आप नोटिस करिए ब्लैंक है, ना तो इस पे बॉर्डर है, ना तो इस पे कलर है, ना तो इस पे स्टाइल है। हमें यही सेम कलर वाले सारी चीजें इस पे अप्लाई करनी है, तो हम इस बार कर्सर को प्लेस करेंगे किसी भी एक सेल में जिसके फॉर्मेटिंग फीचर को हम कॉपी करना चाहते हैं। हमने कर्सर को प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं और साइड में दिए हुए किसी भी एक कॉलम पे या पूरे टेबल पे आके माउस को रिलीज कर देते हैं। तो आप नोटिस करोगे हमारे नंबर्स तो अभी तक वही हैं, बट इस नंबर पे वो सारे फीचर्स अप्लाई हो गए जो कुछ हमने अपने सेलेक्टेड एरिया यानी यहाँ पे काउंटिंग नंबर 1 to 100 पे अप्लाई किया था। फिर से हम किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं,
फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करने के बाद दूसरे एरिया पे हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। मींस जितने एरिया को आप सेलेक्ट करोगे उतने ही एरिया पे आपका ये कलर स्टाइल डिजाइन कॉपी होता है। नंबर्स नहीं कॉपी होंगे, यहाँ फॉर्मेटिंग फीचर्स कॉपी होंगे। अगर कुछ और करके देखना चाहते हो तो चलिए 143 है जिसपे हम कलर उल्टा करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कलर रखेंगे येलो और यहाँ पे कलर हम लेते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक तो ऑलरेडी है इसलिए हम हटाकर इसको लेते हैं रेड ना। अब हमें यही सारा कलर यानी बैकग्राउंड में येलो और फॉन्ट कलर रेड इस पे चाहिए, तो हम वापस से उसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर करेंगे और इस तरीके से लाकर पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिएगा नंबर्स वही हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग फीचर्स हमारे यहाँ पे कॉपी हो गए हैं। बहुत ही सिंपल होता है इसको यूज करना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। अब हम अंडू कर देते हैं यानी बैक साइड जाते हैं और वापस से हम अब आएंगे इस थर्ड ग्रुप पे जिसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट ग्रुप। हाँ, तो इस अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे अलाइनमेंट में दिया हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, है ना। तो इसका यूज क्या होता है चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको MS एक्सेल के एक फीचर के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आप MS एक्सेल में कभी भी किसी भी चीज को राइट करोगे तो ये अपने आप उसका अलाइनमेंट सेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर करना चाहें तो देखिए हमने यहाँ पे नंबर लिखा 10, तो आप नोटिस करेंगे ये बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट में हो जाता है। लेकिन हम किसी भी पर्सन का नाम लिखते हैं यहाँ पे तो वो क्या हो जाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। और अगर हम यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू लाइक ट्रू और फॉल्स को लिखें तो ये हमें हमेशा सेंटर में दिखाई पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट चीजों के अलाइनमेंट को MS एक्सेल ने सेट कर दिया है, बट फिर भी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज करने की, है ना। तो फिर इस केस में हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। जिस भी कॉलम और रो पे हमें ये अलाइनमेंट्स अप्लाई करने होते हैं उसे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। तो अब देखिए हमने क्या किया, 1 to 100 सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस पे अलाइनमेंट ऑप्शंस को अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, बट उसको अप्लाई करने से पहले हम इसके रो और कॉलम के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहेंगे जिससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से दिखाई पड़े, है ना। तो हम आते हैं यहाँ पे सेल्स के अंदर फॉर्मेट टैब है, फॉर्मेट ग्रुप है। इस फॉर्मेट ग्रुप में दिया है रो हाइट, तो रो हाइट बाय डिफॉल्ट 21 दिखाई पड़ रही है क्योंकि हमने इंक्रीज किया था। अब हम इसको कर देते हैं 50। तो ये देखिए हमारे रो की जो हाइट है ये 50 हो गई है और कॉलम तो है ही, लेकिन फिर भी हम कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज करना चाहेंगे और कॉलम की विड्थ को भी हम कर देंगे 50। तो ये हमारे कॉलम की विड्थ हो गई, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया तो आपको सारा चीज नहीं दिखाई पड़ेगा। 20 तक ठीक होगा। 20 वो 2 हो गया, इसको हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो ये हमारे हो गए सारे सेल्स, यानी हमारा रो हाइट भी इंक्रीज हो गया और कॉलम का विड्थ भी इंक्रीज हो गया। अब अगर हम इस पे अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट दोनों दिया होता है। हॉरिजॉन्टल 3 होते हैं और वर्टिकल भी हमारे 3 हैं। क्या क्या है 1 by 1 चेक करते हैं। ये है हॉरिजॉन्टल का लेफ्ट अलाइनमेंट। जब हम इस लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो चाहे वो नंबर हो, चाहे वो हमारा टेक्स्ट हो या फिर लॉजिकल वैल्यू हो, ये सारी चीजें लेफ्ट में दिखाई पड़ेगी। सेंटर करने से ये सारी चीजें सेंटर में आ जाती है और राइट करने से ये सिलेक्टेड चीजें हमारे राइट अलाइनमेंट में अप्लाई हो जाता है, यानी राइट साइड में चला जाता है सेल के। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट है तो वर्टिकल अलाइनमेंट 3 होता है। एक है टॉप। अगर हम टॉप करते हैं तो जो भी टेक्स्ट वगैरह है ये हमारे ऊपर आ जाते हैं और दूसरा आता है ये मिडिल। मिडिल करने से बीच में आता है और बॉटम करने से हमारे सेल के बॉटम साइड में आ जाता है। लेकिन जब हम दोनों को साथ में यूज करते हैं यानी आपस में कंबाइन करते हैं तो टोटल यहाँ पे 9 अलाइनमेंट्स होते हैं। वो 9 अलाइनमेंट्स कैसे होगा हम आपको दिखाते हैं। चलिए फिर हमने अभी सेलेक्ट किया टॉप, और टॉप का अगर देखा जाए तो ये है लेफ्ट, ये है सेंटर और ये है राइट। तो टोटल हो गए 3। वापस से हम लेफ्ट में आते हैं और इस बार लेते हैं मिडिल। मिडिल का लेफ्ट हो गया, मिडिल का सेंटर हो गया, मिडिल का राइट हो गया, टोटल हो गया 6। और वापस से हम बॉटम पे आते हैं, ये लेफ्ट साइड कर दिया। और बॉटम के बारे में अगर बात करें तो बॉटम पे हमारा होता है लेफ्ट, ये है सेंटर और राइट। तो 3 3 9, यानी टोटल यहाँ पे कितने अलाइनमेंट्स हो गए, 9 अलाइनमेंट्स हो गए। हम अपने सेल के अंदर किसी भी टेक्स्ट और नंबर्स को 9 पोजीशन पे सेट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को मिलाकर, है ना। बट इसी के बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया होता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पेज का ओरिएंटेशन 2 ही होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट करने से लंबा पेज, लॉन्ग पेज मिलता है, और अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो ड्राइंग कॉपी जैसा पेज मिलता है जिसकी विड्थ ज्यादा होती है बट हाइट
कम होती है। ये जो बता रहा है ये हमारे टेक्स्ट पे और अल्फाबेट पे, नंबर पे अप्लाई करने के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं इस ओरिएंटेशन पे और आपको दिखाते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो पहला हम एंगल काउंट वाइज करेंगे। ये देखिए एंगल पे जब हम क्लिक करते हैं, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इस पे करते ही हमारे टेक्स्ट का जो एंगल है वो चेंज हो गया। अब एंगल क्लॉकवाइज करिए, फिर आपको पोजीशन चेंज दिखेगा। नेक्स्ट आता है वर्टिकल। अगर आप वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर्स वर्टिकल हो जाएंगे। रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, और फिर लास्ट में आता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यानी इसका ग्रुप। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक पूरा का पूरा बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अलाइनमेंट को चेंज करते हैं और अपने टेक्स्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, इधर हाफ क्लॉक बना हुआ है जिसके हेल्प से हम इस नीडल को मूव करा के अपने टेक्स्ट के एंगल को भी सेट कर सकते हैं। अभी तक हमारा ये वर्टिकल है, बट हम ये देखिए इस लाइन को, इस नीडल को सेंटर में लाएं और हम ओके कर देंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारा आता है ओरिएंटेशन के अंदर। देन ये हमारा, इसको हम बोलते हैं इंडेंट, है ना। इंडेंट आपका मेनली वर्क करता है टेक्स्ट पे। जब आप एमएस वर्ड वगैरह पे वर्क करते हो, उसे 1 टैब के बराबर मूव कराने के लिए इंडेंट का यूज करते हैं। तो अपने सेल में आप अगर अलाइनमेंट को यूज ना करके फिर भी टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कराना चाहते हो तो इस इंडेंट के हेल्प से हम करा सकते हैं। बोला जाता है कि इंडेंट के हेल्प से हम लोग अपने सेल के अंदर टेक्स्ट के मार्जिन को इंक्रीज करते हैं। जैसे 31 है तो अगर इस बॉर्डर और लाइन के बीच में, बॉर्डर और नंबर के बीच में जो गैप है वो देखेंगे तो वो ना के बराबर है, तो इससे हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये आपको मार्जिन कितना चाहिए, यानी आप इंडेंट कितना अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके कर सकते हो। अगर करते वक्त आपसे बहुत ज्यादा अलाइनमेंट अप्लाई हो गया, यानी बहुत ज्यादा इंडेंट अप्लाई हो गया, तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। ये देखिए हमने बैक कर दिया तो हमारा ये अलाइनमेंट क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, यानी लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। हमने इंडेंट को यहाँ से पूरी तरीके से डिलीट कर दिया, है ना। तो चलिए फिर से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इसमें दिखाई पड़ा रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर, है ना। मर्ज एंड सेंटर को हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे अपने पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं और एक न्यू रो ऐड कराना चाहते हैं। अब अगर हम न्यू रो को ऐड कराना चाहते हैं तो हमें आना होता है इस सेल ग्रुप में और यहाँ मिलेगा इंसर्ट। तो ये आपसे खुद पूछेगा आप क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं। हमें इंसर्ट शीट रो है, तो इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करते ही आप नोटिस करोगे आपके स्क्रीन पे एक पूरा का पूरा रो आ गया। बट ये बॉक्सेस में डिवाइड है, बॉक्सेस में डिवाइड है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स हैं, ABCDEF, तो यहाँ पे बॉक्सेस भी छोटे छोटे दिख रहे हैं। बट हम चाहते हैं इन सारे बॉक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर दें। सो इस केस में हम इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और इस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि ये जो बॉक्स था जो अलग अलग सेल्स में दिखाई पड़ रहा था, अब A से लेकर I तक सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स यानी सिंगल बॉक्स बन गया है, जिसमें अगर हम कोई चीज लिखेंगे तो वो अलग अलग डिवाइड होके नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा एक सिंगल बॉक्स है और इसमें हम अपने टेक्स्ट को राइट करके उसके साइज वगैरह को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काउंटिंग नंबर लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे वापस से टाइप करते हैं काउंटिंग नंबर। जो कुछ भी आप राइट करोगे तो देखिएगा आप इस पूरे सिंगल सेल में सेंटर में आ रहा है। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, अलाइनमेंट को सेट कर देते हैं, साइज इंक्रीज करके आपको दिखाते हैं कि ये पूरा जो है ये हमारा सिंगल सेल है, एक सेल है। यहां से लेकर यहां तक हम सारे सेल्स को आपस में मर्ज कर दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मर्ज करके हम अपने हेडिंग्स को देते हैं। कभी भी अगर आप MS एक्सेल पे वर्क कर रहे हो तो आपको हेडिंग देने की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ कॉलम्स को इस तरीके से सेलेक्ट करिएगा और मर्ज कर लीजिएगा। जितने भी सिलेक्टेड सेल होते हैं, जितने भी सिलेक्टेड कॉलम होते हैं, सबको ये कंबाइन करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे मर्ज किया और हेडिंग लिख दिया। इसके ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है रैप टेक्स्ट, है ना। रैप टेक्स्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले कुछ नोटिस करिएगा। यहाँ पे हम राइट करते हैं, देखिए ये हम यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ना टेक्नोलॉजी लर्निंग। तो आप नोटिस करिए हमारा सेल यहाँ पे पूरी तरीके से फिल हो चुका है, बट हमारा टेक्स्ट जो था ये आगे की तरफ मूव हो गया। अभी हम बिना रैप टेक्स्ट को अप्लाई किए इस काम को करते हैं। वापस से हम सेल को सेलेक्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर से सेम चीज को हम राइट करना चाहेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लर्निंग। और आप नोटिस करिए कि कुछ चेंजेस आपको स्क्रीन पे हमारे दिखाई पड़ रही होगी। अब वो क्या है,
जैसे ही हमारा टेक्स्ट सेल के बाहर जाने लगा, सेल की हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। मीन्स अगर आप वर्क कर रहे हो और चाहते हो आपका टेक्स्ट दूसरे किसी कॉलम में ना मूव करे, तो आप सिंपली उसके साथ रैप टेक्स्ट को अप्लाई कर दीजिएगा। तो इसमें आपके टेक्स्ट को फिट करने के लिए ये रो हाइट को इंक्रीज कर देगा, बट आपके कंटेंट को, आपके टेक्स्ट को किसी अदर सेल में मूव नहीं कराएगा। ये देख सकते हैं आप, हमने जैसे ही रैप टेक्स्ट अप्लाई किया, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लर्निंग, ये मूव कर गया, यानी सेकंड लाइन में चला गया और हमारे रो की हाइट को खुद इंक्रीज कर दिया। इतना करने के बाद हमारा रो हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग रैप टेक्स्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे, लाइक नंबर ग्रुप क्या है, स्टाइल ग्रुप क्या है, सेल ग्रुप क्या है और एडिटिंग क्या है। इन सारी चीजों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।